नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत को आजादी किसने दिलाई? आपको आज अचानक ये सवाल शायद कुछ अटपटा लगा हो, इसलिए अटपटा लगा हो आप सोच रहे होंगे अभी तो 26 जनवरी आ रही है, भारत का गणतंत्र दिवस आ रहा है और मैं सवाल जो है स्वतंत्रता दिवस के पूछ रहा हूं। लेकिन आज मैं जो सवाल पूछ रहा हूं इसके खास मायने हैं, इसको समझने की जरूरत है। फिर से सवाल दोहराता हूं, भारत को आजादी किसने दिलाई? जाहिर सी बात है, अगर आप मुझसे या देश के और भी बहुत लोगों से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि भारत को आजादी मिली भारत के हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण, उनके बलिदान के कारण। इन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत सारे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमने सुना है, कुछ कुछ पढ़ा भी है। लेकिन अगर आप किसी कांग्रेस के नेता से पूछेंगे तो कहेंगे कि भाई आजादी तो कांग्रेस ने दिलवाई, आजादी तो दरअसल एक परिवार ने दिलाई। इसको लेकर अक्सर दो टूक में भी बहस होती रहती है। पिछले हफ्ते ये कांग्रेस नेता के साथ इस मुद्दे पर बहस हुई थी। आपको खड़गे जी का यह भी बयान याद है। खड़गे जी ने एक बार बयान दिया था कि भाई आजादी तो हमने दिलवाई, बाकी फलाना ढिमकाना लोगों का तो कोई कुत्ता भी आजादी में नहीं मिला, आजादी तो हमने दिलवाई। ये खड़गे जी का बयान था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था। लेकिन आज मैं आपको इतिहास के पन्नों से एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वही ब्रिटेन जिसकी गुलामी में भारत रहा, जिसने भारत पर हुकूमत की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से क्लेमेंट एटली। और ये क्लेमेंट एटली करीब करीब उस दौर में भारत के जब उस दौर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत गुलाम था और भारत को आजादी मिली। अगर सही मैं आपको साल बताऊं तो 1945 से लेकर 1951 तक, यानी 1945 से 1951 तक क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और भारत को आजादी मिली ना, भारत उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर क्लेमेंट एटली ने किया था। बाद में यही क्लेमेंट एटली भारत आए कुछ समय बाद 1956 में। और जब ये भारत आए तो उस समय जो कोलकाता के, जो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे 1956 में, उनके साथ जब इनकी बातचीत हो रही थी और जब बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने उनसे पूछा कि भाई भारत को आजादी जो है कैसे मिली, तो क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत को आजादी 3 कारणों से मिली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा भारत को आजादी 3 कारणों से मिली और वो 3 कारण हैं जिनके कारण अंग्रेज भारत को आजाद कराने के लिए मजबूर हुए और अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले गए। वो 3 कारण हैं और वो 3 कारण हैं सुभाष चंद्र बोस। जी हां, क्लेमेंट एटली ने जो 3 कारण गिनवाए भारत की आजादी के, उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस। यानी अंग्रेज दरअसल सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो आजाद हिंद फौज थी उससे डरकर, उसकी बढ़ती लोकप्रियता और उसके कारण नेताजी की लोकप्रियता, सुभाष चंद्र की लोकप्रियता और उनकी आजाद हिंद फौज की लोकप्रियता के कारण जिस तरह से सैनिक जो है भारत के, जो ब्रिटिश सैनिक थे जिसमें भारतीय थे, वो विद्रोह कर रहे थे, उसके कारण डर के मारे अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्लेमेंट एटली ने कहा, जिन्होंने भारत की आजादी के दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे। लेकिन क्या आपने इतिहास में यह पढ़ा है? क्या आपको इतिहास में यह पढ़ाया गया है? क्या कभी 15 अगस्त पर लाल किले से किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया है? क्या टेलीविजन डिबेट्स में आपने सुना है? क्या कांग्रेस के नेताओं के मुंह से आपने सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन आज आपको यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पराक्रम दिवस है और पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, उनकी आज जो है जन्मतिथि है और उनकी जयंती के अवसर पर देश पराक्रम दिवस मना रहा है। लेकिन ये डिबेट सिर्फ नेताजी पर सीमित नहीं है, क्योंकि आज ही जयराम रमेश, कांग्रेस के जो मीडिया के प्रमुख हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इतिहास को विकृत कर रहे हैं, इतिहास को विकृत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा जिस तरह से राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर संसद में जो डिबेट हुई थी, उसमें राष्ट्रगान को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, उन्होंने कहा जयराम रमेश ने कि इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने डिस्टॉर्टेड फैक्ट जो हैं वो देश के सामने रखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इतिहास को विकृत कर रहे हैं। दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि जब इतिहास की बात होगी और इतिहास को विकृत करने की बात होगी, इतिहास के छेड़छाड़ करने की बात होगी, तो यह सवाल नेताजी के जन्म जयंती पर देश से पूछा जाना चाहिए कि नेताजी का, उनकी आजाद हिंद फौज का गौरवशाली इतिहास देश को क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्या वो इतिहास से छेड़छाड़ नहीं थी? क्या ये इतिहास को विकृत करना नहीं था? आज इस पर दो टूक डिबेट होगी, दो टूक बहस होगी। मेरा आज का दो टूक, जिसका शीर्षक इतिहास से छेड़छाड़, किसने किया खिलवाड़? आखिर इतिहास से छेड़छाड़ और इतिहास से इस छेड़छाड़ और इतिहास से किसने किया खिलवाड़, आज दो टूक में इस पर दो टूक बहस हो जाए। इससे पहले जरा सुनिए आज नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कांग्रेस की ओर से बयान तो नहीं है, लेकिन मैं ट्वीट आपको दिखाऊंगा और साथ साथ जो ये पूरी डिबेट चल रही है इस पर कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट को शुरू करेंगे। आजादी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस गौरवशाली इतिहास को सहेजा जाना चाहिए था, लेकिन उस दौर में सत्ता में पहुंचे लोगों के भीतर एक असुरक्षा की भावना थी। वो आजादी का श्रेय केवल एक परिवार तक सीमित रखना चाहते थे। इस राजनीतिक स्वार्थ में देश के इतिहास की उपेक्षा कर दी गई। अंडमान निकोबार को भी गुलामी की पहचान से जुड़ा रहने दिया गया। इसके द्वीप आजादी के 70 साल बाद भी अंग्रेज अधिकारियों के नाम से जाने जाते थे। हमने इतिहास के इस अन्याय को खत्म किया। इसलिए पोर्ट ब्लेयर आज श्री विजयपुरम बन चुका है। नेहरू जी के मन में कितना अगाध स्नेह था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कि उन्होंने ये कहा, सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक एक नकारात्मक समूह से ज्यादा और कुछ नहीं। इसका गठन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ हुआ है। यह सिद्धांतहीन है और इसमें फांसीवादी और सांप्रदायिक तत्व शामिल है। जब जब सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान देने की बात हुई, नेहरू जी ने इसका विरोध किया। नेताजी की स्टैचू बनाने की बात होती है, वहीं जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब जाके वो स्टैचू बनाई है, तो वो लेटर लिखते हैं हरिदास जी को कि इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर होगा तो कहीं मणिपुर में देखिएगा। नेताजी की स्टैचू की कोई आवश्यकता नहीं। वंदे मातरम unequivocally and categorically represents the vibrating consciousness of the country, which is reverberating in all the slogans during the freedom struggle. तो वो जो उनका हटाया हुआ पोर्शन था, तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी, this is the essence of India. I would like to ask again to the people of West Bengal, दुर्गा दश प्रहर धारणी में किसको सांप्रदायिकता नजर आती है?
किसी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से पूर्व इस ढंग का सम्मान नेताजी का नहीं किया। और वो इंडिया गेट, जहां 1968 तक जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति रही, वहां पर नेताजी की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया। तो चलिए, तमाम बयान मैंने आपको सुनवाए और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करते हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान जी जुड़े हैं और मेरे साथ प्रोफेसर हीरामन तिवारी जुड़े हैं, JNU के से यह इतिहासकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत करता हूँ राधिका खेड़ा जी और सैयद जवाद जी, दोनों से शुरुआत कर रहा हूँ। दोनों को 1.5 मिनट दे रहा हूँ। शुरुआत सैयद जवाद आपसे। सैयद जवाद, जय संविधान, भारत माता की जय, जय हिंद। इतिहास को कौन विकृत कर रहा है? यह आपने जो आरोप लगाया जयराम रमेश ने, कौन विकृत कर रहा है इतिहास को और क्या सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास को विकृत कर रहे हैं? बोलिए। आज आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूं कि आप जय हिंद जय संविधान पर तो आए। चलिए, अच्छी बात है और मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। आज बसंत पंचमी है, सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए क्या है बात। सर 1 मिनट, आपका 1.5 मिनट मैं फिर से शुरू करूंगा। आपने मुझे मुबारकबाद दी तो आपका भी आभार। देखिए, आप मुझे जय हिंद और जय संविधान तक ले आए, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप हर डिबेट की शुरुआत जय हिंद और जो है साथ साथ जय संविधान से करते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये परंपरा इसलिए शुरू की है क्योंकि मैं चाहता हूं एक दिन आप भी भारत माता की जय तक आ जाए। इसीलिए मैंने बोला जय संविधान, जय हिंद, भारत माता की जय। और मैं चाहता हूं कि एक दिन आप जैसे लोग भी भारत माता की जय कहने लगे। इसलिए उस दिन मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि मेरे मित्र सैयद जवाद कब छाती ठोक कर बोलेंगे भारत माता की जय। चलिए, आपके 1.5 मिनट शुरू। भारत माता की जय जब बोलूंगा जब मेरे देश के अंदर सारी नदियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी, मेरे देश के अंदर से करप्शन खत्म हो जाएगा। मेरी तो नेहरू जी जो आजादी से पहले स्वतंत्रता सेनानी, भारत, इनका समय रोकिए, डिबेट से पहले डिबेट शुरू कर रहे हैं भारत माता की जय पर। तो इसका मतलब कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भारत माता की जय बोलते थे, तो भारत में जो है तब तक जो है सब कुछ बढ़िया था, नदियां साफ हो गई थी तब तक जो है। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने अगर कभी भारत माता की जय बोला तब तक नदियां साफ थी, भारत बिल्कुल एक सोने की चिड़िया बन चुका था। तो आप सोने की चिड़िया बनने तक इन सर सैयद जवाद मुखौटा पहन के मत आया करिए। आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उसके लिए मुझे मालूम है क्यों नहीं बोलेंगे, वो देश जानता है, समझे ना। आप विषय पर आइए। चलिए, आपके 1.5 मिनट शुरू करता हूं। मैं अशोक भाई आपकी बात को और आगे कर देता हूं। जिस दिन मेरी माताओं बहनों के हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, हर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में टहलने लगेगा, जब देश के अंदर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मैं भारत माता की जय दिन रात कहूंगा। अशोक भाई के गले में हाथ डाल करके, सीने से सीना लगा करके भारत माता की जय बोलता हूं। सैयद जवाद, आज मैं भी छाती ठोक के बोल रहा हूं, सैयद जवाद तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे अगर 15 लाख क्या, अगर 30 लाख भी अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर हवाई चप्पल क्या, नंगे पैर वाला भी अगर जो है वो हवाई जहाज में जाएगा, सैयद जवाद और उनकी जमात तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेगी। यह मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। जय फिलिस्तीन जरूर बोलेंगे, वो जय फिलिस्तीन बोलेंगे, जैसे फिलिस्तीन जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वंदे भारत मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अब विषय पर आइए, आपके 1.5 मिनट शुरू करता हूं। और अगर भारत माता पर आपको डिबेट करनी है तो मैं खुली डिबेट आपसे करने को तैयार हूं भारत माता पर। और फिर से छाती ठोक कर कह रहा हूं, सैयद जवाद और उनकी जमात भारत माता की जय नहीं बोलेगी, वंदे मातरम नहीं बोलेगी। बोलिए। मैं लिख करके देने को तैयार हूं, एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट आपसे एग्रीमेंट किस बात का एग्रीमेंट? किस बात का एग्रीमेंट करूं आपसे? चैनल के ऊपर किस बात का एग्रीमेंट करूं आपसे? आप कोई सरकार है, मैं आपसे एग्रीमेंट करूंगा? लिख करके कह रहा हूं। अरे सुनिए ना, 1 मिनट लिख कर दे रहे हैं, 1 मिनट लिख कर, 1 मिनट सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, लिख कर दे रहे, 1 मिनट सैयद जवाद सुनिए, लिख कर दे रहे हैं ना, सुनिए। जो जमाते इस्लामी हैं, जो जमाते हिंद हैं, इन सबसे लिखवा के दे दीजिए, एक बार इनसे लिखवा कर दे दीजिए, हिम्मत है तो। है हिम्मत?
लिखवा कर दे दीजिए इनसे कि ये वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलेंगे। अगर 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, मैं अभी राधिका जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी सरकार तुरंत 15-15 लाख रुपए दे, क्योंकि अगर एक ऐसी कौम जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, जिनको भारत माता की जय बोलने में, अगर वो 15 लाख रुपए में भारत माता की जय बोलते हैं तो मुझे लगता है बड़ी छोटी रकम है। 15 लाख क्या, इनके ऊपर 15,000 लाख लुटा देने चाहिए अगर ये भारत से, भूमि से प्यार करने लगे, अगर ये वंदे मातरम बोलने लगे, अगर ये भारत माता की जय। लेकिन ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हिम्मत जमात इस्लामी से कहलवाएंगे, जमात इस्लामी से कहलवाएंगे भारत माता की जय, जमात इस्लामी से कहलवाएंगे भारत माता की जय। पानी का पानी कर दे रहा हूँ, सुनिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहा हूँ। आप सैयद जवाद जैसे लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डलवाइए। राधिका खेड़ा जी, 15 लाख तो आपके पास होंगे ना, आपकी पार्टी के पास होंगे, मेरे जेब में 15 लाख रुपए डलवाइए। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, एक मिनट रुकिए सैयद जवाद, रुकिए। इस देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है जो भारत की जय बोलने में जिनको 15 लाख रुपए चाहिए। इस देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है जिनको वंदे मातरम बोलने के लिए अकाउंट में पहले 15 लाख रुपए चाहिए। इस तरह के भैया, सुनिए सैयद जवाद, सुनिए, इस देश को बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है जिन्होंने भारत माता की जय बोलकर, वंदे मातरम जय बोलकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनको किसी ने 15 लाख क्या, उनको किसी ने 15 पैसे नहीं दिए थे, लेकिन वो देश से प्यार करते थे। लेकिन आज सैयद जवाद जो है, वैसे तो इस देश में ये भी लोग हैं, 15 लाख रुपए क्या, 5 लाख रुपए में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो सैयद जवाद 15 लाख रुपए में अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गए। तो ये इन लोगों का, ये इनका मजहब के प्रति इनका प्यार है। इनका मजहब कहता है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन सैयद जवाद कहते हैं मुझे 15 लाख रुपए दे दो तो मैं वंदे मातरम भारत माता की जय बोल दूंगा। अब आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम बोलने वाले, इस देश का गरीब गुरबा, इस देश का मजदूर वंदे मातरम भारत माता की जय 15 पैसे, 15 लाख रुपए के लिए नहीं बोलता। सैयद जवाद की तरह नहीं है कि कह दे मेरे खाते में 15 लाख रुपए दे दो तो मैं भारत माता की जय बोलूंगा। ये देखिए, ये इन लोगों की स्थिति है। चलिए विषय पर आता हूं। अब राधिका खेड़ा, हो गया 1 to 1 हो गया 1 to 1 बंद कर दीजिए। हो गया 1 to 1 हो गया 1 to 1 हो गया। मुझे विषय पर आना है। 1 to 1 हो गया, मुझे विषय पर आना है, मुझे विषय पर आना है। 15 लाख रुपए लेकर के वंदे मातरम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। हो गया सैयद जवाद, आज आपने जो एक्सपोज कर दिया, बंद कर दीजिए इनकी आवाज बंद कर दीजिए। और इनकी जगह जो है तारिक खान को ले आइए। 1.5 मिनट दोनों को दे रहा हूं। इनका हो गया। जो आदमी 15 लाख रुपए में बिक सकता है, जिसका ईमान 15 लाख में बिक सकता है, मुझे नहीं लगता कि मैं डिबेट उससे शुरू करूं। 15 लाख रुपए इनको चाहिए, वंदे मातरम भारत माता की जय। तारिक खान को लाइए, 1.5 मिनट दोनों को। सैयद जवाद, थैंक यू, आज आपने अपनी हैसियत दिखाई। 15 लाख रुपए आपकी हैसियत है, वेरी गुड। चलिए तारिक खान, 1.5 मिनट आपके। क्या देखिए इतिहास को विकृत किया जा रहा है? आपने इटली का जो भाषण जो उन्होंने कहा उसको दिखाया। 10 जुलाई 1947 हाउस ऑफ कॉमन में जब बिल पास हो रहा था तो इटली ने क्या बोला, सुनिए। भारत के भविष्य की एकमात्र उम्मीद कांग्रेस है। इटली ने बोला तुरंत कहिए, अपनी टीम से जाए, पूरी रिसर्च करें। भारत के लोगों की महान पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस के भारत की एकता और प्रगति का आधार माना। ये कौन बोल रहा है? इटली। कहां? हाउस ऑफ कॉमन में, इंग्लैंड में। अब आपकी बात का जवाब हो गया। और महात्मा गांधी के डेथ पे भी तमाम बातें उन्होंने कही। और क्या बात कही कि दुनिया के लिए एक जो लाइट थी वो बुझ गई, वो चले गए यहां से। और जब देहांत हुआ होगा सावरकर का या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तब उन्होंने क्या बोला बता के जाइएगा, भागिएगा मत, क्योंकि आप तो सब लिख के रखते हैं। और इसका भी जवाब दीजिएगा जो हाउस ऑफ कॉमन में इटली ने कांग्रेस के बारे में कहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐतिहासिक तथ्य कह रहे हैं, पूरी रिसर्च करिए। अब मैं आता हूं कि आप लगातार ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मतभेद था अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों में या सुभाष चंद्र बोस में या भगत सिंह में, तो वो उस टाइम की जो विचारधारा थी, जो हिंदू महासभा की थी या आरएसएस की थी, वो उसके साथ थे। अच्छा भाई, इसका संदर्भ तो ऐसे ले सकते हैं कि अगर अभी थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, जैसे कहते हैं अमित शाह और योगी में नहीं बन रहा है, तो 50 साल बाद ये कहा जाए कि योगी जो है वो कांग्रेसी थे या अमित शाह कांग्रेसी थे। ये कौन सा मत हुआ भाई?
विचारों के मतभेद उस वक्त थे, लेकिन यही सुभाष चंद्र बोस ने जब अध्यक्ष बने तो प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी आदमी जो हिंदू महासभा या जो मुस्लिम लीग है उसका जो सदस्य होगा वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं बन पाएगा, जो पहले रहा था। यही कानून बना दिया कांग्रेस के अंदर। तो किसने बैन किया? ये किसने बनाया? इन्होंने बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी लेखनी में, अपनी किताब में कई जगह इस चीज का जिक्र किया कि हम ये जो लोग जो धर्म की सिर्फ बात करते हैं और राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, हम उनका खुल के विरोध करते हैं, जिसमें जिन्ना भी थे और जिन्ना और सावरकर भी थे। 1.5 मिनट हुए, मैं लौटता हूं आप पर। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड करेंगी। और मैं इतिहास में जो मतभेद थे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। एटली ने जो कहा उसका जवाब दीजिए। एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में बोला। कब बोला? जब भारत की 10 जुलाई 1947 1947 ना, 10 जुलाई, पूरा सुनिए, पूरा सुनिए सर, सुनिए, 1947 ना, 1947 ना, 1947 ना, 10 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947 कॉमन में हो गया। अब मैं जवाब दे दूं। हाँ, अंग्रेजों ने ही कांग्रेस का निर्माण कराया था और अंग्रेजों को यही सूट करता था कि वो भारत को अपने बनाई एक पार्टी के हाथ में सौंप कर जाए, क्योंकि वो भारत पर इनडायरेक्टली हुकूमत करना चाहते थे। इसीलिए भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहा। इसीलिए भारत में आजादी के बाद भी भारत में अब सुनना पड़ेगा। नहीं तो विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे आप। अब सुनना पड़ेगा, विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे। तारिक खान विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे, अब सुनेंगे नहीं। अब सुनना पड़ेगा तारिक खान, अब सुनना पड़ेगा। विक्टिम कार्ड लेके भागना नहीं, तारिक खान भागना नहीं, विक्टिम कार्ड लेके भागना नहीं। खड़े रहो, आप सुनाता हूं, आवाज बंद करिए, मैं सुनाता हूं। क्योंकि कांग्रेस का निर्माण अंग्रेजों ने किया था, अपनी सुविधा के लिए किया था। और भारत जिस दिन आजाद हुआ, आजादी के बाद भारत के तीनों सेनाध्यक्ष अंग्रेज थे। सालों तक अंग्रेज थे, एक भारतीय भारत का सेनाध्यक्ष नहीं था और भारत राष्ट्रमंडल का एक हिस्सा बनकर रहा। इसलिए क्योंकि अंग्रेज चाहते थे। लेकिन एटली ने 1947 नहीं, 1956 में यह कहा कि भारत को आजादी 3 कारणों से मिली। सुभाष चंद्र बोस, और जिसको तकलीफ हो रही है उसको हो, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भले किससे कोई मतभेद हो, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि आज हम आजाद हैं। उसमें आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी भूमिका है। लेकिन मेरा सवाल यह है, आखिर इतिहास में हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो जगह क्यों नहीं दी जिसके वो हकदार थे? आखिर इतिहास में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो तमाम उपलब्धियां थी उनको क्यों नहीं पढ़ाया गया? 20 सेकंड आपको देना पड़ेगा। 1 मिनट नहीं, ना बिल्कुल नहीं। पहले 1.5 मिनट राधिका, मुझे पता है विक्टिम कार्ड लेके जेब में आए हैं। पूरा प्रोग्राम इतना हो गया, आधे घंटे का प्रोग्राम हो गया, बीजेपी प्रवक्ता को 1 सेकंड नहीं मिला। आप लोग पूरा प्रोग्राम हाईजैक करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। विक्टिम कार्ड अपनी जेब में रखिए, मौका लगे तो निकाल लीजिएगा। सिर्फ राधिका खेड़ा 1.5 मिनट। सभी को नमस्कार। यहाँ पे एटली की बात हो रही थी तो मैं इनको याद दिला दूं कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के ऊपर जुलाई 1947 पे चर्चा हो रही थी तो एटली ने क्या कहा था? तालियां बजाइए। विक्टिम कार्ड लेकर आए थे सैयद, ये जो तारिक खान है, विक्टिम कार्ड लेकर आए थे। ये विक्टिम कार्ड लेकर आते हैं और डिबेट छोड़कर भागते हैं। और मुझे बड़ा मजा आता है, ये तो डिबेट छोड़कर पीठ दिखाकर भागते हैं ना, ये चाहते हैं पूरा प्रोग्राम हाईजैक करे। अपने को 30 मिनट 30 सेकंड दे दो, 20 सेकंड दे दो, और उसके बाद पूरे प्रोग्राम में बोलते रहेंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड निकालेंगे कि मुझे मौका नहीं दिया। तारिक खान, आप जैसे जो भगोड़े हैं जो पीठ दिखाकर भागते हैं, मैं उनका सामना करना, उनको एक्सपोज करना, उनके चेहरे से नकाब उतारना अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे मालूम है छिप कर आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, देखते रहिए। लेकिन आप जैसे भगोड़े जो हैं, मुझे मजा आता है जब वो भागते हैं, क्योंकि इतिहास से आप भाग सकते हैं, वर्तमान से भाग सकते हैं, लेकिन सच से नहीं भाग सकते। तारिक खान। राधिका खेड़ा 1.5 मिनट आपके। अशोक जी, तारिक भाई की आदत है हर डिबेट में ऐसी भागते हैं। मुझे लगता है डिबेट शुरू करने से पहले वो बादाम का दूध पीते होंगे और अपने एक बाइसिकल बगल में रखते होंगे कि जैसे डिबेट में उनके तथ्यों के और तर्कों के खिलाफ कोई आए, साइकिल उठाए और भाग जाए।
जी। मेरे को मजा आता अगर कि वो होते, क्योंकि उनको एक थोड़ा सा ज्ञान दिलवाती यहाँ पे कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पे जुलाई 10 1947 पे डिस्कशन हो रही थी इसी हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो एटली ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded and inspired by men of our own race। मतलब कि अगर हिंदी में कहे तो हमारी ही जाति के पुरुषों द्वारा स्थापित और प्रेरित, ये स्वीकार करते हुए कि भारतीय नेताओं द्वारा ब्रिटिश स्थापित सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है। तो ये जो बार बार तारीफ कर रहे थे वो तो जी अपनी ही तारीफ कर रहे थे कि उन्हीं के सिद्धांत हो रहे हैं। बहरहाल हम जो वापस मुद्दे पे आते हैं, जो टॉपिक है, बिल्कुल। आज कांग्रेस जो अचानक राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, नेताजी, टैगोर साहब और गांधी जी के ठेकेदार बनकर सामने आ रही है, ये कोई संयोग नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस का जहां पे अस्तित्व शून्य है, इसीलिए अब वो इतिहास के सहारे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले वंदे मातरम से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस झूठ फैला रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास को विकृत कर दिया। सच्चाई यह है कि वंदे मातरम के पहले 2 पद जो थे वही राष्ट्रगीत है, और ये फैसला 1950 में कांग्रेस की सरकार ने ही लिया था। अब सवाल उठता है क्यों लिया था? तो इसके पीछे साफ दस्तावेज है और सच्चाई है कि नेहरू जी ने खुद आपत्ति उठाई थी कि वंदे मातरम के बाद के जो 2 पदों में दुर्गा शक्ति का और मातृ पूजा का संदर्भ है, उसमें सेक्युलर सोच असहज होती है। तो इसीलिए उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो पत्र लिखे थे और कैबिनेट के जो सारे रिकॉर्ड है वो सब मौजूद है। अब आज अगर प्रधानमंत्री जी वही ऐतिहासिक तथ्यों को दोहरा रहे हैं तो इसमें विकृति कहां से हो रही है? या मतलब कांग्रेस अपना फैसला भूल गई है? जयराम रमेश सिलेक्टिव एमनीशिया से चल रहे हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे अगर हम आए तो कांग्रेस आज नेताजी की दुहाई दे रही है, लेकिन पूरा देश जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है अशोक जी, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है कि नेताजी का सबसे ज्यादा अपमान और उनको मिटाने का काम अगर किसी ने किया है वो कांग्रेस ने किया है। नेताजी की मृत्यु से जुड़ी हुई फाइलें दशकों तक सील रही, उनके परिवार की जासूसी कराई गई, आईएनए के योगदान को इतिहास से लगभग गायब कर दिया गया, और आजादी के बाद भी उनको सम्मान नहीं मिला। और सम्मान किसने दिया? जैसे अभी आपने शुरुआत में दिखाया था सुधांशु जी की प्रेस वार्ता में कि जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति जब इंडिया गेट से हटाई जा रही थी, आपको याद होगा कितना हाहाकार मचाया था इनकी कांग्रेस ने कि क्यों हटा दी मूर्ति, क्यों हटा दी मूर्ति। राधिका जी आता हूं, सैयद जवाद से रिस्पॉन्ड ले लेता हूं विषय पर। सैयद जवाद, विषय पर आए। इतिहास से जो छेड़छाड़ हुई, जो इतिहास से जो ये जो आरोप लगाया कि इतिहास से खिलवाड़ हुआ, इतिहास से खिलवाड़ सैयद जवाद वो होता है जब आप इतिहास में जो फैक्ट्स हैं उनको छुपा लें। और हीरामन जी हैं, मैं उनके पास भी अभी आता हूं, आपका जवाब ले लूं। इतिहास से छेड़छाड़ तब होती है जब जो फैक्ट्स हैं वो छुपा दिए जाएं। अब सोचिए, इतने सारे जो भारत का इतिहास है, गौरवशाली स्वतंत्रता का इतिहास है, उसको दबाया गया, उसको छिपाया गया। क्या इतिहास को ये विकृत करना नहीं हुआ? देखिए, इतिहास की जहाँ तक बात हो रही है अशोक भाई, तो 100 साल हो गए, आज तक आरएसएस के लोग इतिहास नहीं लिखते। अगर कोई बड़ा इतिहासकार आरएसएस के अंदर हुआ हो जिन्होंने इतिहास की व्याख्या करी हो तो मुझको एक बता दीजिए। और ये वही आरएसएस है जिसने 1945 के अंदर एक कार्टून जारी करा था जिसमें हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जो है रावण स्वरूपी दिखाया है 1945 में। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी रखा गया। आजाद हिंद फौज का विरोध कौन से लोग कर रहे थे? यही आरएसएस के लोग। कौन सा कार्टून था वो दिखा सकते हैं आप? मैं चाहूंगा वो आप कार्टून अगर एक बार दिखा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पड़ा हुआ है, ये लीजिए, दिखाइए। ये देखिए क्या है इसमें? इसमें देखिए क्या दिखाया है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। आपके पास मैं भेज दूंगा, बिल्कुल है। आपके पास मेरा नंबर है, आपके पास मेरा नंबर है, अभी आप इसको भेज दीजिए, फिर उस पर अपनी बात रखिए और मुझे तुरंत भेज दीजिए। हाँ, आप अपने बोले भेज दीजिए मुझे, मैं अभी स्क्रीन पे चलाता हूँ, भेज दीजिए। अभी तारिक भाई भी आपकी धुलाई करके चले गए बगैर। तारिक भाई जो धुलाई करता है ना सैयद जवाद, तो भागता नहीं। अच्छा, जो धुलाई करता है ना भागता नहीं, वो जो भगोड़ा होता है ना, जो मैदान छोड़कर भागता है, सुनिए, मैदान छोड़कर भागने वाला ना वो क्या होता है वो आपको मालूम है। मैं शब्द नहीं लेना चाहता। जो सुनिए, जिसको उनकी धुलाई करने की हैसियत होती ना तो वो खड़े रहते, धुलाई करते। जैसे मैंने आपको वक्त दिया उनको भी वक्त देता, लेकिन वो लग रहा है कि 15 लाख रुपए आप ट्रांसफर करेंगे इनके। हाँ, क्या चीज? इनको लग रहा है कि 15 लाख आप ट्रांसफर कर देंगे, राधिका जी ट्रांसफर कर देंगी, इसलिए बैठे हुए हैं ये। सुनिए, सैयद जवाद सुनिए,
मेरी डिबेट में जो भगोड़े होते हैं ना, भगोड़े, सुनिए सैयद जवाद, अब आपने मुंह में हाथ दिया, सुनना पड़ेगा। मेरी डिबेट से वो भगोड़े भागते हैं जिनके पास फैक्ट नहीं होता, और एक बार आप भी भाग चुके हैं, ठीक है, हो सकता है आज भी आप भाग जाएं, तो हिम्मत रखिएगा, फैक्ट्स जब सामने आए तो हिम्मत रखिएगा, भागिएगा मत। और मेरी डिबेट में जो भगोड़े होते हैं ना, वैसे बहुत भगोड़े मैंने देखे हैं, और ये किसी की हिम्मत नहीं है धुलाई करे। अरे यहां पर धुलाई तो हम करते हैं सर, हम शाम को जो है वॉशिंग मशीन लगाकर, जो देश विरोधी हैं, हम उनका धुलाई का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अभी आपकी धुलाई हुई ना, 15 लाख रुपए में आप वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार हो गए, और वो एक 1947 का उदाहरण देने लगे, जब 1956 पे आए तो भाग गए। सर ये बीजेपी वाली नहीं, लेकिन अशोक श्रीवास्तव की वॉशिंग मशीन है, हर देशद्रोही की धुलाई होती है रात को 10 बजे। यहाँ तैयार होके आया करिए, नहीं तो भाग जाया करिए। बोलिए, विषय पर आइए। जैसे ही मैंने गरीबों की बात करी, आम जनता की बात करी, 15 लाख की बात करी, हवाई चप्पल की बात करी, किसानों के आय 2 गुनी की बात करी, हर गरीब के घर के नीचे छत होगी, छत के नीचे जो है जल होगा, जल के नीचे क्या होगा। अभी तो मैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, गैस की बढ़ती कीमतें, डॉलर के प्रति रुपए की गिरती गिरावट, इन मुद्दों पे तो आया ही नहीं था कि आपकी चीखें निकलने लगी। आपने फौरन मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पे हमला कर दिया, वो आपको मुबारक। मैं तो सवाल सत्ता पक्ष से 15 लाख रुपए में कोई कहेगा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे खाते में 15 लाख भेज दो तो मैं वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल दूंगा, तो व्यक्तिगत हमले क्या? वो तो आपने जो करा वो देश देख रहा है। आपको भारत माता की जय बोलने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है, तो भैया मैं तो सवाल उठाऊंगा। आपको व्यंग ही नहीं समझ में आया तो मैं अरे आपको क्या, आपको आज का विषय समझ में आया? सैयद जवाद, आपको आज का विषय समझ में आया क्या? आपने अपने ही नेता जयराम रमेश का ट्वीट पढ़ा है क्या? मैं पूरी डिबेट में आपसे पूछ रहा हूं कि भैया जो जयराम रमेश कह रहे हैं उसके पक्ष में एक मुझे प्रमाण दिखा दो कि इतिहास कैसे विकृत हुआ। आप गरीबी पे पहुंच गए, आप 15 लाख पे पहुंच गए, आप 15 लाख में अपना ईमान बेचने पे पहुंच गए, आप तमाम चीजों पे पहुंच गए, लेकिन जयराम रमेश के ट्वीट के पक्ष में आपने एक बात नहीं करा। तो मेरा सवाल यह कि आपने जयराम रमेश का ट्वीट पढ़ा भी है कि बिना पढ़े आ गए आप? अशोक, सबसे पहले आप ही ने व्यक्तिगत सवाल स्टार्ट करो, फिर मेरा लाजमी बनता है कि मैं उस चीज का जवाब दूं। आप उस सवाल पे आए नहीं, चलिए लौट घूम के मैं भी यही चाह रहा था कि उस सवाल पर आप आए जो जयराम रमेश जी ने उठाए हैं, ठीक है। और एक मिनट राधिका जी, आप बोलिए। तो लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध आरएसएस के संघ के लोगों ने, हिंदू महासभा के लोग, हमारे देश के अंदर आजाद हिंद फौज का गठन हो रहा था, तब आरएसएस ने करा। जय हिंद को भी आरएसएस के लोगों ने नहीं अपनाया, तिरंगे को भी 52 साल तक लगे आरएसएस को अपनाने में, और इसी संविधान के भी विरुद्ध में आरएसएस ने प्रतिलिपियां जलाई, हिंदू महासभा ने प्रतिलिपियां जलाई, और गांधी जी से बहुत सी जगह पे उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा हमेशा कांग्रेसी रखी। वो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और सबसे बड़ी बात सुन तो लीजिए, मनरेगा को लेकर के सवाल करे हैं जो जयराम रमेश जी ने सवाल उठाया है। मनरेगा विषय नहीं है, मनरेगा, चलिए हो गया, मेरा आज का विषय नहीं है। मैं प्रोफेसर हीरामन, रुक जाइए, मेरा विषय मनरेगा नहीं है। आपने कहा, मैं प्रोफेसर हीरामन जी, उसके बाद राधिका जी आपके पास आ रहा हूं। मैंने पहले ही एक बात कही थी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज जो डिफरेंस हो सकते हैं, ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं, और नेताजी के आरएसएस से हो सकते हैं, आरएसएस के नेताजी से हो सकते हैं, और गांधी जी के जो है आरएसएस से हो सकते हैं, और साथ साथ जो है नेताजी के भी किसी से हो सकते हैं, लेकिन मैं आज उसमें नहीं जा रहा। लेकिन आपने क्योंकि आपने कह दिया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो सिर्फ एक फैक्ट जनता के बीच रख के मैं प्रोफेसर हीरामन जी के पास जा रहा हूं। डिफरेंसेस तो जो है नेताजी के गांधी जी से भी थे, और नेताजी ये मानते थे कि गांधी जी अब जो है वो रोड़ा बन रहे हैं आजादी। ये मैं आपको बड़ा पढ़ देता हूं, ये विट्ठल भाई पटेल का मैं आपको पढ़ रहा हूं, विट्ठल भाई पटेल के साथ जो संवाद हुआ था नेताजी का, और ये जो है ये बाकायदा आर्काइव्स में रखा हुआ है, नेशनल आर्काइव्स में। इसमें सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, गांधी जी इज एन ओल्ड यूजलेस पीस ऑफ फर्नीचर
old useless piece of furniture. He has done good service in his time, but he is an obstacle now. यानी नेताजी ये कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि गांधी जी आजादी की लड़ाई में अब रोड़ा बन गए हैं, वो सिर्फ एक पीस हैं। और ये कब कहा था? ये उन्होंने कहा था 1933 या 37 की बात है, या 1933। तो मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, वो सबके साथ थे। लेकिन मैं आज इतिहास की बात कर रहा हूं कि देश को इतिहास सिर्फ एक परिवार का क्यों पढ़ाया गया, एक पार्टी का क्यों पढ़ाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र के डिफरेंस आरएसएस से कितने भी हो, लेकिन वो उनका इतिहास पढ़ाना ये नेहरू की और उसके बाद कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन नहीं पढ़ाया। मेरा सवाल यह है। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी नमस्कार। अशोक जी, आप हम सदैव इतनी सुंदर डिबेट करते हैं। एक प्रशंसा तो मुझे करनी पड़ेगी कि आज जवाद साहब रुके हुए हैं, भागेंगे नहीं, क्योंकि वो गलती उनसे ही हुई। उन्होंने पहले तो ठीक बात की कि गरीबों को मिला, इसको नहीं मिला। उन्होंने कहा आप मुझे दे दीजिए, मैं बोलूंगा। और उसी बात से आपको पकड़ करके आपने उनकी धुलाई की है, मेटाफोरिकली मैं कह रहा हूं ये। और ये अमीर आदमी, इनको 15 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल रहे थे आपसे। लेकिन मैं प्रारंभ करूंगा सबसे पहले वंदे मातरम से, क्योंकि वंदे मातरम आपकी बात की और जिसका उल्लेख किसी न किसी रूप में मुझे लगता है जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में किया होगा। और जिस ग्रंथ का वो उल्लेख कर रहे हैं वो सुगता बोस की बुक है। उस सुगता बोस की बुक में जो पैसेज है मैं उसको पढ़ देता हूं, और उसका अंग्रेजी में चूंकि पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू वर्कड वेरी क्लोजली एट द टाइम ऑफ the All India Congress Committee's meeting in Calcutta in October-November 1937. At that time, both of them consulted Rabindranath Tagore on a very sensitive subject, and that was the song Vande Mataram. It was on Rabindranath Tagore's advice that the Congress decided at this AICC meeting that from now on, at national meetings, only the first two stanzas will be sung. एंड एंड में क्या कहते हैं सुगत बोस, लंबा कोट है, वो कहते हैं कि दिस इज फॉर द सेक ऑफ द यूनिटी विद इन द कांग्रेस एंड इन द कंट्री इन 1937 दैट वाज डन। किसके इंसिस्टेंस पे? नेहरू जी के इंसिस्टेंस पे। क्योंकि जो बखेड़ा खड़ा किया गया था नेहरू और उनके, जबकि अगर आप पढ़ें वंदे मातरम को, इतना सुंदर जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, और जिस पर उनको आपत्ति थी। आप देखिए, मैं तीसरा स्टैंजा पढ़ता हूं, आपने अभी पढ़ के, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजैर्धत खर कर वाले, के बोले मां तुमी अबले बहुबल धारणीम नमामि तारणीम रिपुदल वारिणीम मात्र। इसमें कहीं किसी मां के सिवा कोई था, इसको भी निकाल दिया। अंत में जिसपे सबसे ज्यादा बवाल उकाड़ा गया, लेकिन ये बात एक ऐसी धरती के बारे में, ऐसे देश के बारे में जो उसके पहले जो धरती सन्यासियों की विद्रोह के बाद उनके संघार से रक्त रंजित हुई थी। आप ये समझ लें कि किस समय ये गीत लिखा था ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो ये जो बवाल खड़ा किया जा रहा है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, विकृत किया जा रहा है। विकृत शब्द बहुत कठिन होता है, और संस्कृत में और हिंदी में। विकृत इतिहास में तो अभी तक थी, इतनी विकृतियां तो आपने गिना दी। इसके पहले जो पैनलिस्ट थे वो जो चले गए, सहजवाज जी को सुना दिया। इतनी विकृतियां थी, और जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस समय जो पार्टी रही होगी, उसको आज की पार्टी से यदि कोई कांग्रेस पार्टी से कोई समानता करना चाहता है तो बड़ी समस्या है। यदि प्रधानमंत्री या बीजेपी का या कोई ऐसा अधिकारी बोलता है तो उस समय के जो लोग थे, जिन्होंने उसमें पटेल जी भी थे, और नेहरू जी थे, नेताजी भी थे। नेताजी जिनको कुछ हम सब लोग, जब बचपन में इनका नाम लिया जाता था स्कूलों में, आप भी उसी स्टेट से आते हैं जिससे मैं आता हूं, और जवाद साहब भी उसी स्टेट से आते हैं। जब हम नेताजी का नाम लेते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे स्कूल में हम लोगों के। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे तो जो कुछ मतभेद रहे होंगे, उन मतभेद को किस स्तर तक किसी नेता ने ले जाकर के और व्यक्तिगत बना करके 1962-63 तक उसके पीछे पड़े रहो, पत्र पे पत्र लिखे जाए। आपने बहुत सुंदर उल्लेख किया कि जिस जगह पर अब प्रतिमा लगी है अपने नेताजी की, उसी जगह की जब चर्चा हुई थी, आपने ये बताया कि मणिपुर में कर सकते, लेकिन कंडीशन क्या लगाई थी, शर्त क्या लगाई थी नेहरू जी ने
कि वहां के लोग यदि माने तो बिल्कुल तो आप कर सकते हैं। वो भी यहां तक सहमति नहीं थी। आप उसको भूल जाइए कि उनको अवार्ड दिया जाए या भारत रत्न मुझे दिया मुझे जाए। एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए वैचारिक जो है सबके बीच वैचारिक मतभेद हो सकते थे, वो एक अलग अलग विषय है बिल्कुल। और इसके कारण किसी ने किसको क्या कहा, मैं उस विषय में कह रहा हूं कि इतिहास के साथ इतिहास को विकृत करना यह होता है कि हमें इतिहास के कुछ पन्ने पढ़ाए ही ना जाएं, और जो पढ़ाए जाएं वो डिस्टॉर्ट करके पढ़ाए जाएं, बढ़ा चढ़ा कर पढ़ाए जाएं। अभी सैयद जवाद कह रहे थे आरएसएस ने उसको सैयद जवाद, मैं आपके उस कार्टून का इंतजार कर रहा हूं जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी थी। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आरएसएस ने इनका कार्टून बनाया, तो जो आपके साथ यानी कांग्रेस के साथ जो वामपंथी बैठते हैं उनके कार्टून भी देख लीजिएगा। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा था। 2006 का एनसीईआरटी की पुस्तक का भी दिखा दीजिए जी, जो कांग्रेस के इतिहास एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाता था वो, जब कांग्रेस रूल में, और नेताजी को तोजो का कुत्ता कहा था। तो अगर आपको आरएसएस से परहेज है तो और नेताजी से इतना प्यार है आपको, तो फिर वामपंथियों को साथ लेकर बैठते हैं जो तोजो का कुत्ता कहते थे। तो जरा वो भी इतिहास में झांक लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास से खिलवाड़ किसने किया, ये छेड़छाड़, इस पर चर्चा चल रही है। क्योंकि आज जयराम रमेश ने, कांग्रेस के जो मीडिया के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास को विकृत कर रहे हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के संदर्भ में लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन जब ये सब बातें हुई तो बीजेपी ने याद दिलाया कि किस तरह से आज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इतिहास में भी और वैसे भी कांग्रेस पार्टी लगातार अन्याय करती रही। इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। 4 मेहमान, माफ कीजिएगा 4 थे, अब 3 रह गए हैं। राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर हीरामन तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए इतिहासकार हैं। और तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, अपनी साइकिल लेकर सर पर दौड़ लगा चुके हैं क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देना उन्हें असहज हो रहा था। अपना विक्टिम कार्ड हर बार की तरह जेब से निकाला और साइकिल पर बैठ के फरार हो चुके हैं। चलिए
राधिका खेड़ा जी। राधिका खेड़ा जी, जब्बार साहब, आपने जो कार्टून दिखाई थी वो कार्टून मैंने देखी हुई है, कौन से साल में पब्लिश हुई थी और कहाँ पब्लिश हुई थी? आपने दिखाई है तो आपके पास सबूत तो होगा, कौन से साल में, कौन से अखबार में या कौन सी पब्लिकेशन में हुई थी, जरा बताएंगे। 1945 के अंदर नारायण आपसे प्रकाशित गोडसे द्वारा संपादित पत्रिका अग्रणी में छपा है। अच्छा, तो किसके द्वारा छपा है? गोडसे, वो गोडसे जिसने 1930s में आरएसएस छोड़ दी थी और उसने खुद इसको कोर्ट में कहा था। अब सुनिए, आपकी बात सुन ली थी हमने, अब चुप रहिए और सुनिए। एक एक करके सही जवाब मौका दूंगा, रुकिए, सही जवाब मौका दूंगा, एक एक करके सुनिए ना, एक सुनिए, सही जवाब वक्त कम है, एक एक करके मौका दूंगा, एक सुनिए, एक एक करके आवाज बंद करिए प्लीज, चिल्ला चिल्ली नहीं, थोड़ा चिल्ला चिल्ली करने के लिए मुझे लगता है वो अकेले काफी थे और मैं काफी हूं, बाकी लोग चिल्ला चिल्ली ना करें। चलिए 1 मिनट सही जवाब, रुकिए, उनका जवाब आने दीजिए, फिर मौका दूंगा। राधिका खेड़ा बोलिए। आरएसएस की पहली पब्लिकेशन जो थी अशोक जी, वो 1947 में जुलाई में द ऑर्गेनाइजर तब हुई थी। 1945 में पहली बार तो आरएसएस की कोई पब्लिकेशन नहीं थी। नथुराम गोडसे ने स्वयं ये कोर्ट में स्वीकारा था कि उसके आरएसएस से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और ये ऑन रिकॉर्ड है कि 1930s में वो आरएसएस छोड़ चुका था। लेकिन जब इतनी कार्टून्स की चर्चा हो रही है तो मैंने सोचा एक कार्टून मैं भी दिखा दूं, ये देखिएगा, क्योंकि नेताजी के ऊपर चर्चा है तो ये नेताजी के ऊपर कार्टून है। देखिए क्या नेताजी को यहाँ पे बनाया था, ये देखिए किस तरीके से एक पिग बनाया हुआ है, इधर ये नेताजी है, यहाँ पे भी नेताजी को एक जानवर बनाया हुआ है। अब ये आपको पता है अशोक जी कहाँ पे छपा था? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने न्यूज़लेटर में कार्टून छापी थी। वही कम्युनिस्ट पार्टी जिसके साथ बंगाल में कांग्रेस अलायंस में है और इंडी ठगबंधन का वो कम्युनिस्ट पार्टी हिस्सा है। ममता दीदी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ में हाथ डाल के ताल से ताल मिला के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। वही कम्युनिस्ट पार्टी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए किस तरह के कार्टून निकालते थे वो मैंने आपको दिखा दिया। सैयद जवाहर फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे, आरएसएस को गलत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी ही पार्टी है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को असली तौर पर अपनाया और देश के सामने लाके बताया कि असलियत क्या है। मैं कांग्रेस की असलियत बता चुकी हूँ, चाहे जनगण मन की बात हो जो नेताजी ने 1942 और 43 देखिए एक बात सुनिए, एक मिनट रुकिए, देखिए ये डिबेट इससे पहले नाथूराम गोडसे पर और ये डिबेट जो है आरएसएस पर जाए तो आरएसएस और नाथूराम गोडसे पर मैं बहुत बार डिबेट कर चुका हूं। आज नेताजी का दिन है। मेरा मूल सवाल आज फिर से वही है कि नेताजी इतिहास, अगर जयराम रमेश कह रहे हैं इतिहास प्रधानमंत्री ने विकृत किया तो मेरा 1 मिनट रुकिए, मेरी ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा प्लीज, हो गया। अब थोड़ा गंभीरता से चर्चा करना है, थोड़ा गंभीरता से। जो चिट्ठी लिखी थी वो पढ़ के सुना दीजिए जवाब साहब को थोड़ा सा। हाँ मैं 1 मिनट सर, 1 मिनट, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो आज मूल सवाल यह है कि सैयद जवाद बताएं, जयराम रमेश जो कह रहे हैं इतिहास को कैसे विकृत किया गया, ठीक है ना, क्योंकि इतिहास तो अब तक जो है कांग्रेस और वामपंथी लिखते रहे। नेताजी को तोजो का कुत्ता कहने वाले वो जो है कांग्रेस के कंधों पर चढ़ करके जो है वो देश का इतिहास लिखते रहे। तो इतिहास में कौन सा विकृत हुआ भाई, ये जरूर बताएं। और दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो इतिहास है, ये भारत का इतिहास ये है कि संविधान के अंदर नेताजी की तस्वीर थी। आप जानते हैं, मेरे ख्याल से देश के लोगों को नहीं पता होगा, संविधान के अंदर 22 तस्वीरें थी जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी थी और नेताजी की तस्वीर संविधान से गायब कर दी गई, जिस संविधान की हम बार बार बात करते हैं। और मैंने जिक्र किया था क्लेमेंट एटली का, तो उनको बड़ी मिर्ची लगी। मैं सिर्फ एक तथ्य रख दूं, फिर उसके बाद सैयद जवाद और हीरामन जी आता हूं। जो है तारिक खान जी को बड़ी मिर्ची लगी कि भैया क्लेमेंट एटली का जिक्र कर दिया, एटली का एक और बयान ले आए और वो दिखाने लगे कि सैयद जवाद भी कह रहा अशोक जी को कैसे धो दिया। अब सर आप ध्यान से सुनिए, ये क्लेमेंट एटली को छोड़िए, आप तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, उनके बनाए संविधान के नाम से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इंटरव्यू के मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा था नेताजी के बारे में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1955 में बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया वो आप जाएंगे, आज भी मिल जाएगा आपको, आज भी वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा सुभाष बोस ने जो आजाद हिंद सेना बनाई उसकी वजह से देश को आजादी मिली। ये क्लेमेंट एटली नहीं कह रहा, विदेशी नहीं कह रहा, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं 1955 में। और वो ये कह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि अंग्रेजों को ये पता है कि भारत के राजनेता कुछ भी कर लें, लेकिन भारत के जो सैनिक हैं वो अंग्रेजों के प्रति वफादारी ही दिखाएंगे। लेकिन
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से भारत के जो सैनिक थे उनकी वफादारी जो है उसमें डेंट पड़ गया और इसके कारण अंग्रेज जो है वो देश छोड़कर भागे। अब आप मत भाग जाना जो है तारिक खान की तरह। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब चीजें इतिहास में हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई। मेरा मूल सवाल ये है, इतिहास को विकृत करना तो यही होता है ना कि नेताजी को कम करके दिखा दो, नेहरू जी का बड़ा के दिखा दो, जो कांग्रेस में उसका बड़ा के दिखा दो, सुबह और भगत सिंह को कम करके दिखाओ, भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाओ। ये सब तो विकृत करना होता है इतिहास। बोलिए। आपकी ऑडियो अपना माइक ठीक कर लीजिए, आपकी ऑडियो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रही है, अपना माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ, एक मिनट आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक लेकर तुरंत आपके पास आता हूं, आपका माइक ठीक करवा के इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं इतिहास से खिलवाड़ किसने किया, जो है इतिहास से छेड़छाड़, इसी पर चर्चा करें। सैयद जवाद आपका शायद माइक ठीक हो गया, बोलिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि इतिहास से छेड़छाड़ किसने करी भाई, ये सब चीजें छुपाई क्यों गई हमसे? देखिए इतिहास के अंदर छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और हमारे पास ऐसे भी दार्शनिक महामानव आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने गुरु नानक देव को, जिन्होंने जो है कबीरदास जी को और संत रविदास जी को एक साथ विचार विमर्श करते हुए देखा भी है, सुना भी है। ऐसे ऐसे हमारे पास बड़े बड़े इतिहासकार विद्वानकार हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन राधिका खेड़ा जी अभी जब से भारतीय जनता पार्टी में गई हैं तब से उन्होंने पूरा ऐसा लगा नाटक मंडी को जो है हाईजैक कर लिया, पूरा नाटक वहीं से सीखती हैं। अभी इन्होंने बात करी कि वो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये कहा, अरे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाई, वो लेफ्ट ने कहा, किसी ने कहा, अरे तब की बात है, आपने तो अपनी विचारधारा के साथ आज महबूबा मुफ्ती के साथ समझौता कर लिया था सरकार बनाने के लिए, आप वहां की बात कर रहे हैं। ये ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। सैयद जवाद कांग्रेस के सैयद जवाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सैयद जवाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सैयद जवाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सैयद जवाद सुनिए ना, चिल्लाइए नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगर हाँ एक मिनट आ रहा हूँ प्रोफेसर साहब, एक मिनट आ रहा हूँ। गरीब मजदूर किसान महिला बंद कर। अब ये हो गया सुनिए अगर हो गया भाई, हो गया सुनिए समय का हो गया भाई मैं कुछ कह रहा हूं, मेरे प्रोड्यूसर समझ रहे हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पर उनको कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी, जरा इसका भी ज्ञान करा दीजिए। और अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो नेहरू जी उनकी जासूसी क्यों करवाते थे? नेहरू जी को क्या अपने ही पार्टी के और मैं एक बात और बता रहा हूं जानकारी के लिए। एक मिनट सर, प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, एक मिनट और बता रहा हूं।
मैं आपको यह बता रहा हूं, अगर किसी को जानकारी हो तो बताइएगा सैयद जवाद, नेहरू जी ने भारत की आजादी के बाद कितनी बार लाल किले से देश को संबोधित किया? सर मत पकड़िए, अभी तो आपका सर और दुखेगा जो मैं फैक्ट देने जा रहा हूं। नेहरू जी ने भारत की आजादी के बाद लाल किले से कितनी बार देश को संबोधित किया है? यह नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, 17 बार संबोधित किया है। लेकिन 17 बार में अगर नेहरू जी ने एक बार भी लाल किले से अगर एक बार भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया हो तो सैयद जवाद ठोक के बताना, अगर आपकी पार्टी के थे, अपनी पार्टी के नेताओं का नाम लेने में भी शर्म आती थी क्या? एक बार कह देते कि आजादी दिलवाने में उनकी भूमिका थी, एक बार नहीं कहा नेहरू जी ने। और आप बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं कि आपके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष से तो जासूसी काहे करवाते थे भाई? प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर हीरामन, प्रोफेसर हीरामन, जवाब आपका मालूम है 15 लाख पे फिर आ जाएंगे। समय कम है, प्रोफेसर हीरामन की और किसी की आवाज नहीं आएगी, बोलिए। जासूसी यहां से पूरे दुनिया में हो रही थी, और यदि आप को भरोसा न हो तो सुभाष चंद्र जी के जो भतीजे थे उन्होंने उनको पत्र लिखा था, उसको पढ़ लें। या जो आपने भी बात कही कि 17 बार के संबोधन में इतने आदर के साथ, अभी इसके पहले वाले जो पैनलिस्ट छोड़ करके चले गए उन्होंने भी कहा था कि बड़ा सम्मान किया, तो उन्हीं सुभाष चंद्र बोस जी का एक बार अपने अध्यक्ष का नाम भी नहीं ले सकते हैं, जिनके लिए कहते हैं कि ये कितनी बात है। आप कार्टून की बहुत चर्चा हो रही थी 2006 में एनसीईआरटी में, इन्हीं कांग्रेस के इतिहासकारों ने एक कार्टून छापा था, फिर बहुत बड़ा विवाद हुआ, और वो ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं था, जो उस संविधान के नायक थे जिस संविधान की पुस्तक आजकल लहराई जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि नेहरू जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोड़े मार रहे थे उस कार्टून में। और दूसरा यह है कि इतिहास को तो अभी तक छेड़ा ही गया था। यदि अब सुधार का प्रयास किया जा रहा है तब इतना हल्ला मच रहा है, और यदि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि हम हर कड़वे और मीठे सच को सुनना चाहते हैं अतीत के, तो औरंगजेब के जो सड़क है उसके सड़क का नाम बदलने के लिए इतना हल्ला क्यों मचा था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप वो सड़क का नाम बदला जाता यदि 2014 के बाद सरकार नहीं बदली होती? तो इतिहास अभी तो औरंगजेब, मुझे तो लगता है बाबर के नाम के जो सड़कें हैं उसको भी मिटाना चाहिए। बाबर के नाम पर सड़कों का देश में कोई अधिकार नहीं है। राधिका जी 30 सेकंड सिर्फ, मेरे पास समय नहीं है जी। क्या है ना, सैयद जब्बार भूल जाते हैं अपनी पार्टी का इतिहास मेरे पे पर्सनल अटैक करते करते कि जवाहरलाल नेहरू गॉड सेव द किंग को सुनते थे, और सुभाष चंद्र बोस जी थे जो जन गण मन को सबसे पहले अपनाने का काम किया था। और ये भी फैक्ट, आप ये छोड़िए कि नेहरू जी ने कितनी बार 15 अगस्त पे उनका नाम लिया, नहीं लिया उन्होंने, तो कांग्रेस ने तो ये भी नहीं एक्सेप्ट किया कि जो कांग्रेस गॉड सेव द किंग के तहत खड़ी रहती थी उसकी जगह जनगण मन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही अपनाया था। पहली बात, वो फैक्ट भी दूर रखा। और साथ ही साथ एक फैक्ट और बता देती हूँ, 1938 और 39 के दौरान नागपुर के दौरे में सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वयं आरएसएस के अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की प्रशंसा करी थी। थोड़ा फैक्ट और पढ़ाई करके आया। चलिए, विषय मेरा आरएसएस नहीं है आज, और विषय मेरा जो है बाकी 15 लाख भी नहीं था। और विषय मेरा आज ये था कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किसने की, और इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े राष्ट्र नायक के साथ नाइंसाफी क्यों हुई। आज समय इतना ही है, फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।